हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई होप ऑल यू आर फाइन एंड वेल। तो हमने डिस्कस कर लिया था यूनिट 3 डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में सेविंग्स तक। कहाँ तक समझ लिया था? सेविंग्स तक। अब एक चीज जो मैंने आपको अभी तक नहीं बताई थी वो मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर आप लोग नोटिस कर रहे होंगे तो एक प्लेस जब हमने कंजम्पशन सीखा था ऐसा था जहां पे मेरी इनकम और मेरा कंजम्पशन इक्वल था। मेरी कंजम्पशन और मेरी इनकम क्या है? इक्वल है। इस प्लेस पे अगर आप देखेंगे तो जहां पे भी इनकम और कंजम्पशन इक्वल होता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट, जो मैंने अभी तक आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया था। और अगर मैं आगे चलूं तो ब्रेक इवन पॉइंट एक प्लेस पे और बोलते हैं जहां पे आपको समझाऊंगा। देखिए एक ये पॉइंट जहां पे मेरी इनकम और मेरी कंजम्पशन दोनों क्या है? इक्वल है। तो इस पॉइंट को क्या बोला जाता है? ब्रेक इवन पॉइंट। जहां पे इनकम और कंजम्पशन इक्वल होगी उस जगह पे हम क्या बोलेंगे? ब्रेक इवन पॉइंट। एक और पॉइंट होता है जिसे हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। वो पॉइंट होता है ये जहां पे मेरी इनकम है 100 और मेरी सेविंग कितनी है? 0। तो बात को समझना, इनकम है 100, सेविंग है 0, तो मतलब खर्चा एक्सपेंस कितना किया होगा? 100। तो इसीलिए जिस पॉइंट में इनकम 100 होगी और सेविंग्स 0 होगी उस पॉइंट को भी हम किस नाम से डिनोट करते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। आगे बात समझ में? सेविंग 0 है तो मतलब 100 रुपए कमाए, 100 रुपए खर्च कर दिए, इसीलिए वो पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। ये मैंने आपको इसलिए समझाया क्योंकि जो मेरा अगला टॉपिक है, उसमें इसकी हमें हेल्प चाहिए। कह रहा है क्या है अगला टॉपिक? 4 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। डेरिविएशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम दी कंजम्पशन कर्व। डेरिविएशन मतलब होता है फाइंड करना। डेरिविएशन मतलब क्या होता है? फाइंड करना। क्या फाइंड करने को कह रहा है? सेविंग कर्व। ध्यान से देखिए, जो फाइंड करना है वो करना है सेविंग कर्व। किसकी हेल्प से? कंजम्पशन कर्व की हेल्प से। क्वेश्चन कह रहा है कंजम्पशन कर्व की हेल्प से कौन सा कर्व फाइंड करिए? सेविंग कर्व फाइंड किए। इसके लिए हमें दो कर्व बनाने होते हैं एक साइज के। दो कर्व बनाने होते हैं सेम साइज के, एक ऊपर और एक जस्ट उसके नीचे से। बिल्कुल सेम साइज का होना चाहिए, सेम हाइट लेंथ विड्थ सब सेम होनी चाहिए। तो कह रहा है कि कौन सा कर्व फाइंड करो? सेविंग कर्व। कौन से कर्व की हेल्प से? कंजम्पशन कर्व। जिस कर्व की हेल्प से कैलकुलेट करने को बोलेगा उस कर्व को हम ऊपर डिनोट करते हैं। उस कर्व को हम क्या डिनोट करेंगे? ऊपर। ऊपर लिखेंगे कंजम्पशन। ऊपर लिखेंगे कंजम्पशन। ये हमारी एक्स एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस में हमेशा क्या आती है? इनकम। कौन सा कर्व फाइंड करने को कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन फाइंड करने को कह रहा है सेविंग कर्व। जो भी कर्व हमें फाइंड करना होगा उसको हम नीचे बनाएंगे। उसको हम कौन सी साइड बनाएंगे? नीचे साइड, सेविंग, वाई एक्सिस में। ये एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में हम क्या डिनोट करते हैं? इनकम। सर ये सेविंग का कर्व आपने नीचे क्यों ड्रॉ किया है? देखिए अभी लास्ट क्लास में समझाया था, सेविंग कर्व बिलो दी ओरिजिन स्टार्ट होता है। सेविंग कर्व कहां से स्टार्ट होता है? बिलो दी ओरिजिन स्टार्ट होता है। तो अब ध्यान दीजिएगा, जब हमने दो कर्व बना लिए, कह रहा था सेविंग कर्व फाइंड करो, तो पहले कंजम्पशन का कर्व फिर सेविंग का कर्व। कंजम्पशन का कर्व बना लिया। अब हमें पता है कंजम्पशन का कर्व ओरिजिन से अब कहां पे स्टार्ट होता है? अबव दी ओरिजिन। कहां स्टार्ट होता है? अबव दी ओरिजिन। सीख रखा था हमने। तो यहां से मैं एक कंजम्पशन का कर्व ड्रॉ कर देता हूं। और हमें पता है कंजम्पशन का कर्व एक कैसे लीनियर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता है। कंजम्पशन का कर्व क्या ड्रॉ करता है? एक लीनियर स्ट्रेट लाइन। ये हमने सीखा था। अब अभी अभी हमने पढ़ा ब्रेक इवन पॉइंट किसे बोलते हैं? अभी अभी हमने समझा ब्रेक इवन पॉइंट उसे बोलते हैं जहां पे मेरी इनकम वाई और कंजम्पशन दोनों क्या होता है? इक्वल होता है। तो अब हम इनकम का कर्व बनाते हैं और
लास्ट क्लास में पार्ट 1 में मैंने समझाया था इनकम को ही हम क्या बोलते हैं, एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई और इनकम दोनों क्या होते हैं, सेम। तो इनकम और कंजम्पशन जहां पे इक्वल होगा उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। तो अब हम इनकम का कर्व बनाते हैं ओरिजिन से। जो इनकम का कर्व है वो कितने डिग्री का एंगल बनाता है, याद रखिएगा बेटे 45 डिग्री का एंगल बनाता है। कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 45। तो मैं मेजर करके बना भी रहा हूं। जहां पे ये दोनों मिलेंगे, जहां पे भी ये दोनों कर्व आपस में क्या होंगे, इंटरसेक्ट होंगे, इस पॉइंट पे, उस पॉइंट को हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ये इनकम का कर्व बन गया। दोनों आपस में क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। दोनों आपस में क्या करते हैं, इंटरसेक्ट। और जहां पे दोनों मिलेंगे उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट। हमें पता है अगर इनकम कंजम्पशन के बराबर है तो उस पॉइंट पे सेविंग्स क्या होगी, जीरो। जितने रुपए कमाए उतने ही रुपए खर्च कर दिए, तो वहां पे सेविंग्स क्या हो जाएगी हमारी, जीरो। ये जो इनकम का कर्व है ये कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 45 डिग्री। अब जहां पे बीईपी आ गया वहां से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कीजिएगा। एक डॉटेड लाइन क्या करना है, हमने ड्रॉ करनी है। और वो जो नीचे वाले कर्व है उसके एक्स एक्सिस तक, उसके कहां पे तक, एक्स एक्सिस तक। तो हमें पता चल जाएगा कि ये वाला जो पॉइंट है, जो ये वाला पॉइंट है, ये यहाँ पे सेविंग्स क्या रहेगी, जीरो। इस पॉइंट पे सेविंग्स क्या होगी, जीरो। तो ये पॉइंट भी हम किससे डिनोट करेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट। इस पॉइंट को भी हम क्या बोलेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट। अब जितना ऊपर से हमारा कंजम्पशन स्टार्ट होता है, जितना ऊपर से हमारा कंजम्पशन स्टार्ट होता है उसको मार्किंग कर देते हैं। उसको नेम दे देता हूं ए। उसको क्या नेम दे देता हूं, ए। तो उतना ही नीचे से, ओरिजिन से उतने ही नीचे से हमारा किसका कर्व स्टार्ट होगा, सप्लाई का, सेविंग्स का, सॉरी। किसका कर्व स्टार्ट होगा, सेविंग्स का। उसको नेम दे देते हैं ए डैश। उसको क्या दे देते हैं नेम, ए डैश। फिर हम क्या करते हैं, ए डैश से, जो हमारा ए डैश है, उससे हम सेविंग्स को मिला देते हैं। उससे हम किसको मिला देते हैं, सेविंग्स को क्या कर देते हैं, आपस में मिला देते हैं। तो ये हमने ए डैश से किसको मिला दिया, जहां पे सेविंग क्या थी, जीरो। और वहां से उस लाइन को आगे को एक्सटेंड कर दिया। तो मुझे कौन सा कर्व मिल गया, सेविंग कर्व। मुझे कौन सा कर्व मिल गया, सेविंग कर्व। इस पॉइंट को, जहां पे ये पॉइंट मिल रहे हैं, इसको हम नेम दे देते हैं बी। इसको हम नेम क्या दे देते हैं, बी। जहां पे ब्रेक इवन पॉइंट आया था, जहां पे ब्रेक इवन पॉइंट आया था उस नाम पॉइंट को हम नेम दे देते हैं ई। उस पॉइंट को हम क्या नेम दे देते हैं, ई। जो ओरिजिन से ये ए तक का गैप है, ओरिजिन से ए डैश तक का जो गैप है, इसको डिनोट करते हैं माइनस के सी बार से। और जो अबव द ओरिजिन कंजम्पशन कर्व स्टार्ट हुआ है, अबव द ओरिजिन, ओ से, इसको डिनोट करते हैं किस नाम से, सी बार से। तो ये मैंने आप लोगों को पहले इसीलिए एक्सप्लेन किया है, आप लोगों को पहले एक्सप्लेन किया। अब देखिए पूरा आपको एक साथ ही कर्व दिख रहा होगा। क्या करना है, सबसे पहले कंजम्पशन का कर्व बनाया, नीचे सेविंग का कर्व बनाया। सेविंग का कर्व बिलो दी ओरिजिन स्टार्ट होता है। आपने सबसे पहले कंजम्पशन का कर्व ड्रॉ कर लिया। थोड़ा सा कोशिश करना ऊपर को बनाए, जिससे ना ये मेरा आगे शिफ्ट हो रखा है, तो आप थोड़ा सा पहले ही मैच हो जाए। फिर इनकम का कर्व बनाते हैं। इनकम और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होती है, पार्ट 1 में आपको एक्सप्लेन किया था। फिर दोनों को मिला दिया, जहां पे दोनों टच करेंगे उसी पॉइंट पे इनकम और कंजम्पशन इक्वल होगी। और जहां पे भी इनकम कंजम्पशन इक्वल होती है उस पॉइंट को बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, बीईपी। उसको मैंने मार्क कर दिया ई से। सिमिलरली हम बिलो द ओरिजिन से एक कर्व बनाएंगे, किसका, सेविंग का कर्व बनाएंगे। सेविंग्स जहां पे भी एक्स एक्सिस में मिलेगी उस जगह जीरो होगी। और वो कैसे पता चलेगा कि सर वो यहीं मिलेगी, जहां पे ब्रेक इवन पॉइंट होगा वहां से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे बिल्कुल स्ट्रेट एक्स एक्सिस पे, करस्पॉन्डिंग वाले कर्व पे। जहां पे मिलेगी, ए डैश और बी को आपस में मिला देंगे और उस लाइन को एक्सटेंड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगी, सेविंग्स।
अब इसी बात को हमें एक्सप्लेन भी करना होता है, इसी बात को हमने क्या करना होता है एग्जाम में एक्सप्लेन, तभी हमें पूरे नंबर मिलते हैं। तो कह रहे हैं इन दी अबव डायग्राम AC इज कंजम्पशन कर्व, ध्यान से देखिएगा अबव डायग्राम ये है, A इस पॉइंट से लेके C कौन सा कर्व है, कंजम्पशन कर्व, और OY इज द इनकम कर्व। OY मतलब ओरिजिन से जो स्टार्ट हो रखा है Y तक। वी नो दैट सेविंग इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। सेविंग जो है वो डिफरेंस है इनकम और कंजम्पशन का। मैंने 100 रुपए कमाए, 80 रुपए खर्च किए, तो कितने रुपए बचे, 20। कैसे निकाला, डिफरेंस करके। सेविंग्स क्या होता है, डिफरेंस होता है। व्हेन इनकम जीरो, कह रहा है जब इनकम क्या होगी, जीरो, कंजम्पशन इज OA, कंजम्पशन कितना होगा, OA, ये समझाया। Thus the corresponding level of savings is OA dash, तो corresponding level में उतना ही नीचे से क्या स्टार्ट हो जाएगा, सेविंग कर्व OA dash। आगे बात समझ में। Hence OA dash will be the starting point of saving, इसीलिए OA dash ये वाला पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा कौन से कर्व का, सेविंग के कर्व का। कह रहा है एट पॉइंट E इनकम एंड कंजम्पशन आर इक्वल, इस E पॉइंट पे इनकम और कंजम्पशन क्या है, इक्वल है, उस पॉइंट को बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। देयरफॉर सेविंग विल बी जीरो, दैट इज पॉइंट B। इसीलिए सेविंग जीरो होगी कहाँ पे, पॉइंट B पे, वो हम जो करस्पॉन्डिंग लाइन लेके आए। कह रहा है वी शैल ज्वाइन A डैश एंड B, फिर हम कह रहा है ये जो A डैश है और B को क्या है, ज्वाइन कर देंगे, एंड एक्सटेंड दिस लाइन टू गेट सेविंग कर्व, और उस लाइन को क्या कर देंगे, कह रहा है एक्सटेंड कर देंगे, जिससे मुझे कौन सा कर्व मिल जाएगा, सेविंग कर्व। तो आगे चलते हैं, ये हमारे 6 नंबर में क्वेश्चन आएगा, ये टॉपिक हमारा क्लियर हो गया। अगला टॉपिक है बिल्कुल अपोजिट, डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व, सॉरी डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन कर्व फ्रॉम सेविंग कर्व। अब कंजम्पशन कर्व फाइंड करना है, तो कंजम्पशन कर्व नीचे बनेगा किसकी हेल्प से, सेविंग कर्व से। तो सेविंग कर्व कहां बनेगा, ऊपर की साइड। इसीलिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस बार मैंने सेविंग का कर्व ऊपर बनाया है, कंजम्पशन का कर्व नीचे बनाया है। तो अब हम मार्किंग कर लेते हैं, ये मेरा वाई एक्सिस, इसमें कौन सा कर्व आ गया हमारा, सेविंग कर्व। ये हो गया मेरा ओरिजिन, ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में हम क्या डिनोट करते हैं, इनकम। बड़े ध्यान से सीखिएगा, इसमें हमारा जो वाई एक्सिस है इसमें हम क्या कैलकुलेट करेंगे, कंजम्पशन। क्या कैलकुलेट करेंगे, कंजम्पशन। दिस इज ओरिजिन, और ये वाला पॉइंट मेरा एक्स एक्सिस पे जो होगा उसको हम क्या बोलते हैं, इनकम। अब क्वेश्चन हमसे कह रहा है, ध्यान से सुनना, सेविंग कर्व की हेल्प से क्या निकालिए, कंजम्पशन कर्व। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग पहले फिर कंजम्पशन कर्व ही बनाएंगे। कंजम्पशन कर्व कहाँ से स्टार्ट होता है, अबव द ओरिजिन, ठीक है। यहां से मैंने ये बना दिया किस चीज का कर्व, कंजम्पशन का कर्व बना दिया। क्लियर है, क्वेश्चन ने वो बोला, एग्जामिनर को थोड़ा ना पता है बेटे कि हम पहले ऊपर वाला बना रहे हैं नीचे वाला, तो नीचे वाला बनाएंगे, उसकी हेल्प से ऊपर वाला कैलकुलेट हो जाएगा। फिर हमें पता है जो इनकम का कर्व है वो ओरिजिन से 45 डिग्री का एंगल बनाता है। ओरिजिन से कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 45 डिग्री का एंगल बनाता है। ये किसका कर्व आ गया, इनकम का। कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 45। जहां पे भी इनकम और कंजम्पशन मिलते हैं, जहां पे भी इनकम और कंजम्पशन मिलते हैं, वो कौन सा पॉइंट होता है, ब्रेक इवन पॉइंट। वो कौन सा पॉइंट होता है, ब्रेक इवन पॉइंट। अब हम क्या चालाकी करेंगे, देखो एग्जामिनर ने तो ऊपर से बोला था, लेकिन हम नीचे से बना दे रहे हैं, इससे क्या होगा कि हमें इजी हो जाएगा। अब यहां से इस पॉइंट से हम ऊपर को एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, कहां तक, एक्स एक्सिस तक। और इस जगह पे सेविंग क्या रही होगी, जीरो। इस जगह पे सेविंग क्या रही होगी, जीरो। और जहां सेविंग जीरो होती है उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। तो हमने क्या किया, पहले नीचे वाला बना लिया, इस बार ऊपर को लाइन ड्रॉ कर ली। एग्जामिनर ने तो बोला था पहले ऊपर का बनाना फिर नीचे, हमने चालाकी कर ली, ठीक है, क्योंकि तब हमारे पॉइंट मिलेंगे नहीं। जितने ऊपर से कंजम्पशन का कर्व स्टार्ट होता है उतने ही नीचे से किसका कर्व स्टार्ट होता है, सेविंग का। अब क्या करना है, यहाँ स्टार्टिंग को यहाँ से इसको मैच कर लीजिए, फिर इस लाइन को क्या कर दीजिए, एक्सटेंड कर दीजिए। तो ये हमारा कर्व बन गया, ये हमारा कर्व क्या हो गया, बन गया। तो समझ में आया, चाहे किसकी हेल्प से बोले, बस ये ध्यान रखना है जो कैलकुलेट करना है वो नीचे रहेगा, लेकिन पहले इनकम और कंजम्पशन ही बनाना, इस तरीके से सॉल्व कर देंगे।
मार्किंग कर देते हैं, जिस जगह पे ब्रेक इवन पॉइंट है उसे किससे डिनोट करेंगे, ई से। ये जो सेविंग कर्व है जो स्टार्ट हो रहा है इसे क्या नाम देंगे, ओ ए। कंजम्पशन कर्व अबव द ओरिजिन स्टार्ट होता है, इसको क्या नाम दे दें, ओ ए डैश। जहां पे ब्रेक इवन पॉइंट है, सेविंग जीरो है, इस पॉइंट को क्या नेम दे दें, बी। और फिर इसको हम क्या कर लेंगे, वापस से सेम एक्सप्लेन कर लेंगे। इन दी अबव डायग्राम ए एस इज द सेविंग कर्व। अब ऊपर वाला डायग्राम ए एस है तो वो सेविंग कर्व है, एंड ओ वाई इज दी इनकम कर्व। और ये जो ओ वाई है ये कौन सा कर्व है, इनकम का कर्व है। वी नो दैट कंजम्पशन इज डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड सेविंग। अब बोला कंजम्पशन किसका डिफरेंस है, इनकम और सेविंग का। समझना, मैंने 100 रुपए कमाए, 20 रुपए सेव किए, तो बताओ खर्च कितने किए होंगे, 80। आप लोगों ने भी कैसे कैलकुलेट किया, 100 में से 20 माइनस किया। तो वही कह रहा है कंजम्पशन डिफरेंस होता है इनकम और सेविंग का। कह रहा है व्हेन इनकम इज जीरो सेविंग इज ओ ए। इनकम जब जीरो है तो सेविंग क्या है, ओ ए। जो करस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ कंजम्पशन होगा वो क्या हो जाएगा, ओ ए डैश, ऊपर से उतना स्टार्ट हो जाएगा। Hence, OA dash is the starting point of consumption. OA dash कौन सा पॉइंट है, कह रहा है स्टार्टिंग पॉइंट है कंजम्पशन का। एट पॉइंट बी सेविंग इज जीरो, कह रहा है पॉइंट बी में सेविंग क्या है, जीरो, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट। देयरफॉर इनकम एंड कंजम्पशन आर इक्वल एट पॉइंट ई। इसीलिए इनकम और कंजम्पशन कहां पे इक्वल होंगे, पॉइंट ई पे। वी शैल ज्वाइन ए डैश एंड ई, कह रहा है फिर हम ये जो ए डैश है और ई को आपस में क्या कर लेंगे, ज्वाइन, एंड एक्सटेंड दिस लाइन टू गेट कंजम्पशन कर्व। और इस लाइन को एक्सटेंड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कंजम्पशन कर्व। लिखना तो इस तरीके से है, लेकिन बनाना जिस तरीके से उस तरीके से बनाना थोड़ा इजी हो जाएगा। पहले ये बनाना, लाइन ऊपर कर लेना, फिर आप उसको क्या कर लीजिएगा, ड्रॉ कर लीजिएगा। तो ये था डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन कर्व, और पहले पढ़ा डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व। अब नेक्स्ट चलते हैं, अगला टॉपिक है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब होता है खर्च करने की इच्छा। एक कस्टमर, एक कंज्यूमर कितना खर्चा कर सकता है। प्रोपेंसिटी मतलब होता है इच्छा, कंज्यूम मतलब होता है खर्च करना। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या कह रहा है, इट मींस प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन कंजम्पशन। इसका क्या मतलब है, इनकम का कितना पोर्शन आप कंजम्पशन खर्च करते हो। इट इज ऑल्सो नोन एज कंजम्पशन फंक्शन। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैन बी स्टडीज इन टू कैटेगरी। दो कैटेगरी में हम इसको स्टडी करते हैं। पहली कैटेगरी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एपीसी। इट इज द रेशियो ऑफ टोटल कंजम्पशन टू टोटल इनकम। ये एक रेशियो है टोटल कंजम्पशन टू टोटल इनकम का। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, एपीसी का फॉर्मूला होता है सी अपॉन वाई। इट इज द रेशियो ऑफ टोटल कंजम्पशन टू टोटल इनकम। यहाँ पे 2 का मतलब होता है डिवाइडेड बाई, टोटल कंजम्पशन न्यूमरेटर में, 2 डिवाइडेड बाई टोटल इनकम डिनोमिनेटर में। दूसरा होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसको शॉर्ट में एमपीसी बोलते हैं। ये होता है इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम। एमपीसी का क्या फॉर्मूला होता है, चेंज इन कंजम्पशन, चेंज को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम। तो एपीसी का फॉर्मूला सी अपॉन वाई, एमपीसी का फॉर्मूला डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। एमपीसी इज डिनोटेड बाई, एमपीसी को कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल बी से। मैंने आपको कंजम्पशन में भी समझाया था जब फॉर्मूला पढ़ाया था, सी इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई, तो बी को क्या बोलते हैं वो समझाया था। एमपीसी इज द एमपीसी लाइज बिटवीन, जो एमपीसी की वैल्यू है वो लाई करती है हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में। एमपीसी की वैल्यू हमेशा लाई करती है 0 से 1 के बीच में। कह रहा है एमपीसी इज द स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। किसका स्लोप होता है, कंजम्पशन कर्व। एमपीसी इज द स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। ठीक है, तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। आगे चलते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। अब पूछ रहा है रिलेशन क्या है इनकम और कंजम्पशन में। 3-4 मार्क्स में ये क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आ जाता है, 3-4 मार्क्स में ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाता है। तो कह रहा है रिलेशन बताओ इनकम, कंजम्पशन एंड एपीसी का। अब एपीसी तो अभी अभी सीखा हमने, एपीसी तो अभी अभी सीखा, और एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन वाई। तो इसको समझते हैं।
एपीसी का फॉर्मूला C/Y। तो आपने एक ऐसा ही शेड्यूल बनाना है, ठीक है, जिसमें इनकम 0, 100, 200, 300, 400, 500, कंजम्पशन तो मैंने जो आपको सिखाया था सेम ही याद कर लेना, 60, 140, 220, 300, 380, 460। अब आप एक ऐसे डॉटेड लाइन ड्रॉ करना, ठीक है, ऐसे एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। अब हमें रिलेशन बताना है इनकम, कंजम्पशन और एपीसी का। तो ये क्वेश्चन अब 3 पार्ट में हो गया, ठीक है। क्वेश्चन कितने पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया? 3। एक पार्ट ये वाले पहले 3 कॉलम 0 से लेके 200 तक, एक पार्ट ये जो रेड लाइन के बीच में है, और एक पार्ट ये। तो हमें 3 रिलेशन बताने हैं। क्या बताना है? देखो इनकम कितनी है? 0, 100, 200। इनकम कम है, कंजम्पशन ज्यादा है, खर्चे ज्यादा है, तब एपीसी की वैल्यू क्या होगी? सेकेंड पार्ट देखिएगा, जो रेड लाइन डॉटेड लाइन के बीच में है, इनकम और कंजम्पशन दोनों इक्वल है, तब एपीसी की वैल्यू क्या होगी? अब डॉटेड लाइन के बाद देखिएगा, इनकम 400, कंजम्पशन 380, खर्चे कम है, कमाई ज्यादा है, तो उस समय पे एपीसी किस तरीके से वर्क करता है? तो ऊपर यही बता रहा है, व्हेन कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम, कंजम्पशन ज्यादा है, कंजम्पशन क्या है? ज्यादा है, किससे? इनकम से। ध्यान से देखो, इनकम कितनी है? 100, कंजम्पशन कितना है? 140, कंजम्पशन ज्यादा है, तब क्या होगा? व्हेन इनकम और कंजम्पशन यहाँ पे इक्वल्स टू है, व्हेन कंजम्पशन और इनकम इक्वल होगी तब क्या होगा? देखो 300, 300, इनकम और कंजम्पशन दोनों इक्वल है, तब एपीसी क्या होगा? जब इनकम ज्यादा होगी, कंजम्पशन कम होगा, तब क्या होगा? तो एपीसी की वैल्यू निकाल लेते हैं। एपीसी का फॉर्मूला होता है C/Y। तो पहले में तो हमारे को डॉट डैश होगा, पहले हम कुछ कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, दूसरे में कैलकुलेट करते हैं क्योंकि 0 है इनकम, इसीलिए मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ। एपीसी का फॉर्मूला क्या है? C/Y। अब ध्यान से देखिएगा, C कितना है? 140 डिवाइडेड बाई इनकम कितनी है? 100। इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा? 1.4। तो एपीसी की वैल्यू कितनी आ गई? 1.4। ऐसी 220 को 200 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा? 1.1। फिर 300 को 300 से डिवाइड करूंगा तो एपीसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। फिर 380 को 400 से डिवाइड करूंगा तो एपीसी की वैल्यू आ जाएगी 0.95। फिर 460 को 500 से डिवाइड करूंगा तो एपीसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.92। तो ये हमने आपको समझा दिया। तो क्या है, अब बात को ध्यान से समझना, जब इनकम ज्यादा होगी, सॉरी इनकम कम होगी, कंजम्पशन ज्यादा होगा, तो एपीसी की वैल्यू 1 से ज्यादा रहेगी। एपीसी की वैल्यू क्या रहेगी? 1 से ज्यादा। तो एपीसी इज ग्रेटर देन 1। कब? जब कंजम्पशन ज्यादा है, इनकम कम है। जब इनकम और कंजम्पशन इक्वल होगा तो एपीसी की वैल्यू भी किसके बराबर हो जाएगी? 1 के बराबर। जब इनकम ज्यादा होगी, कंजम्पशन कम होगा, तो देखो एपीसी की वैल्यू 1 से क्या है? कम है। तो इस सिचुएशन में क्या लिखेंगे? एपीसी इज लेस देन 1। अब इसी बात को इस तरीके से समझते हैं, कह रहा है जब कंजम्पशन ज्यादा है, ये पहली कैटेगरी देखना, कंजम्पशन ज्यादा है, इनकम कम है, तो एपीसी की वैल्यू क्या होती है? एपीसी की वैल्यू होती है ग्रेटर देन 1। हमने कैलकुलेट करके भी देखी है। जब कंजम्पशन और इनकम इक्वल होगा तो एपीसी किसके बराबर हो जाता है? 1 के। जब कंजम्पशन कम है, खर्चे कम है, देखो कमाए 400 रुपए, खर्च किए 380, तो इनकम ज्यादा है, कंजम्पशन, तो यहाँ पे एपीसी हो जाता है लेस देन 1। इसी बात को अब हम कर्व में भी समझते हैं। इसी बात को हम किस में भी समझते हैं? कर्व में भी समझते हैं। एक मुझे इनकम का कर्व बनाना है, एक मुझे कंजम्पशन का कर्व बनाना है। हमें पता है, मुझे पता है इनकम का कर्व जो है वो कितने डिग्री का एंगल बनाता है? वाई 45 डिग्री का एंगल बनाता है। कंजम्पशन का कर्व अब द ओरिजिन स्टार्ट होता है और एक लीनियर स्ट्रेट लाइन बनाता है। कैसी लाइन बनाता है? लीनियर स्ट्रेट लाइन बनाता है। तो एक पॉइंट ऐसा आया जहां पे इनकम और कंजम्पशन दोनों क्या है? इक्वल है। तो जहां पे ये दोनों इक्वल होते हैं, जहां पे ये दोनों क्या होंगे?
इक्वल होंगे वहां पे एपीसी की वैल्यू क्या होगी 1, क्योंकि इनकम और कंजम्पशन दोनों क्या है। अब इस पॉइंट से इधर को नोटिस करना, ठीक है, इस पॉइंट से इधर को नोटिस करना इस वाले बॉक्स में। तो ये देखो ऊपर का कर्व, ऊपर कर्व किसका है कंजम्पशन का, और नीचे वाला कर्व किसका है इनकम का। तो कंजम्पशन ज्यादा है, कंजम्पशन ज्यादा है, इनकम कम है, तो ये वाली जो वैल्यू है यहाँ पे एपीसी की वैल्यू इस जगह पे एपीसी की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन 1। और जो ये वाला पोर्शन है, अब आप देखो यहाँ पे कर्व ऊपर है, इनकम ज्यादा है कंजम्पशन कम है, तो इनकम ज्यादा है कम, तो एपीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी लेस देन 1। यही चीज हमने कर्व में भी समझ लिया कि कहां कौन सी जगह पे क्या होता है। आगे चलते हैं, ये भी हो गया, आगे डिस्कस करते हैं। अब अगला टॉपिक है प्रोपेंसिटी टू सेव। अब अगला क्या आ गया प्रोपेंसिटी टू सेव। प्रोपेंसिटी टू सेव में चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं। क्या कहता है इट इंडिकेट टेंडेंसी ऑफ हाउस होल्ड टू सेव एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम एंड इट इज ऑल्सो नोन एज सेविंग फंक्शन। यहाँ पे हो रहा है सेविंग करने की इच्छा। अभी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पढ़ा था कि कोई भी कंज्यूमर कितना खर्च कर सकता है, यहाँ पे होता है कितना सेव करेगा। इट इंडिकेट टेंडेंसी ऑफ हाउस होल्ड टू सेव एट गिवन लेवल ऑफ इनकम एंड इट इज ऑल्सो नोन एज सेविंग फंक्शन। अब सेविंग फंक्शन भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, ये क्या होता है इट इज द रेशियो ऑफ टोटल सेविंग टू टोटल इनकम। तो एपीएस क्या होता है टोटल सेविंग अपॉन इनकम। दूसरा होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एमपीएस, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग टू चेंज इन इनकम। ये किस चीज का रेशियो होता है एमपीएस, चेंज इन सेविंग, सेविंग में कितना चेंज आया है अपॉन चेंज इन इनकम। बात समझ में आ गई। फिर कह रहा है एमपीएस लाइज बिटवीन, एमपीएस किसके बीच में लाई करता है, एमपीएस भी जीरो से लेके किसके बीच में लाई करता है बेटे 1 के बीच में लाई करता है। दूसरा है एमपीएस इज द स्लोप ऑफ सेविंग कर्व, एमपीएस किसका स्लोप होता है सेविंग कर्व का। तो ये 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, इनको अच्छे से नोट करके अच्छे से याद करके जाइएगा। अब मैं आपको यहीं पे दो इक्वेशन समझाता हूं, ठीक है, यहाँ पे हम दो इक्वेशन समझाता हूं। एक हम बोल रहे हैं कि जो इनकम है वो किसके बराबर है कंजम्पशन प्लस सेविंग के। वही चीज मैं दूसरी तरफ भी लिख रहा हूं कि जो मेरी इनकम है वो किसके बराबर होता है कंजम्पशन प्लस सेविंग के। बस यहाँ पे मैं इनके आगे क्या लगा दे रहा हूँ चेन, डेल्टा वाई डेल्टा सी एंड डेल्टा एस, दोनों सेम ही इक्वेशन लिखी है एक तरीके से, आपस में सब कट जाएगा। अब इस पूरे प्रोसेस को मैं y से डिवाइड कर देता हूँ, इसको किससे डिवाइड कर देता हूँ y से डिवाइड कर दे रहा हूँ, बात तो सेम ही है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जब मैं y को y से डिवाइड करूंगा तो यहाँ कितना बचेगा 1, और यहाँ पे एक बचेगा c बाई वाई और एक बचेगा s बाई वाई। तो अब ध्यान से देखना इक्वेशन ले रही, c बाई वाई किसका फॉर्मूला होता है अभी अभी सिखाया था, c बाई वाई किसका फॉर्मूला होता है c बाई वाई एपीसी का, किसका फॉर्मूला होता है एपीसी का। तो c बाई वाई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ एपीसी, और s बाई वाई किसका फॉर्मूला होता है एपीएस का, किसका फॉर्मूला होता है एपीएस का। तो यहां से हमने एक इक्वेशन सीख ली कि जो एपीसी और एपीएस है उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होगी 1, उसकी वैल्यू हमेशा कितनी आएगी 1। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन सॉल्व होते हैं इस इक्वेशन से। एपीसी और एपीएस की वैल्यू टोटल करेंगे तो किसके बराबर होगी 1। ऐसी इधर भी दोनों को हम डेल्टा वाई से डिवाइड कर देते हैं, दोनों ही साइड को, लेफ्ट हैंड साइड को भी और राइट हैंड साइड को भी डेल्टा वाई से क्या कर लेते हैं, ये डेल्टा वाई कटेगा तो यहाँ पे बचेगा 1। इसको अगर हम लिखेंगे डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, प्लस दूसरा हो जाएगा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई को क्या बोलते हैं, अभी अभी पीछे सिखाया था एमपीसी। डेल्टा एस और डेल्टा वाई को हमेशा क्या बोलते हैं एमपीएस। तो दूसरी इक्वेशन हमने ये सीख ली
कि MPC और MPS की जो वैल्यू होती है वो हमेशा किसके बराबर होती है, 1 के। तो ये हमें बहुत क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेगा, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। MPC होता है स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व, MPS होता है स्लोप ऑफ सेविंग कर्व। आगे चलते हैं, यहां तक हमने डिस्कस कर लिया। अगला टॉपिक है हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अगला टॉपिक क्या है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से समझना क्या होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। कह रहा है इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ये एक रेशियो है जो शो करता है चेंज इन इनकम, कितना मेरा इनकम में चेंज आया, कितना मेरा इनकम में चेंज आया, चेंज इन इनकम टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। मल्टीप्लायर को हम डिनोट किससे करते हैं, के से। तो इसका फॉर्मूला क्या कह रहा है, चेंज इन इनकम डेल्टा वाई अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट डेल्टा आई। It basically show the relationship between initial increment in investment and resulting increment in income। अगर कोई भी बिजनेसमैन स्टार्टिंग में जितना भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है नई चीज में, इनिशियल इंक्रीमेंट, कुछ नई फैक्ट्री लगा रहा है कुछ भी, तो वो पैसा जो भी मान लीजिए 100 करोड़ रुपए लगा रहे हैं, तो फाइनली कितनी इनकम बन जाता है। तो मल्टीप्लायर को डिनोट किससे करते हैं, के से। के का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। ये है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, कि किसी ने भी अगर इन्वेस्टमेंट की तो वो कितने टाइम्स हो जा रही है, वो कितने टाइम्स हो जा रही है। डेल्टा वाई यहाँ पे होता है चेंज इन इनकम, डेल्टा आई होता है यहाँ पे चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अब इसकी वर्किंग आती है एग्जाम में, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की क्या आती है, वर्किंग आती है। वर्किंग समझाने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे बात को समझिएगा, बात समझिएगा। एक जो बिजनेसमैन है, एक जो बिजनेसमैन है, मान लीजिए वो कोई एक नई फैक्ट्री लगा रहा है, क्या लगा रहा है, नई फैक्ट्री लगा रहा है। तो नई फैक्ट्री लगाने के लिए उसे कुछ ना कुछ तो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ क्या करनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो ऐसे ही मान लीजिए वो कितने रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, 100 करोड़। मींस ये जो बिजनेसमैन है ये पूरे कितने रुपए खर्च करेगा, 100 करोड़। तो ये 100 करोड़ किसी ना किसी की यहाँ पे क्या बन जाएगी, इनकम। वो मशीन खरीदेंगे, वो बिल्डिंग खरीदेंगे, वो लैंड खरीदेंगे, तो लैंड जितने की खरीदी उनकी उतनी इनकम, जिनने मशीन खरीदी उनकी उतनी इनकम, तो किसी ना किसी की इनकम हो जाएगी। अब मान लो ये एक पर्सन था, इसकी इनकम हो गई 100 करोड़ रुपए। अब खुद सोचो, इसने फैक्ट्री बना के दे दी उसको, सब रेडी, इसकी इनकम कितनी हुई, 100। क्या ये 100 करोड़ रुपए संभाल के रखेगा, नहीं। ये भी तो इस 100 करोड़ को आगे कहीं ना कहीं MPC बोल लेते हैं कि खर्च करने की इच्छा। मैं अगर 100 रुपए कमा रहा हूं तो 100 के 100 सेव थोड़ा ना कर रहा हूँ, कुछ अपनी जरूरतों के लिए खर्च भी कर रहा हूँ। तो ये पर्सन भी कुछ पैसा तो अपने पास सेव कर लेगा, बाकी पैसा क्या करेगा, आगे खर्च कर देगा। मान लीजिए इसने 80 रुपए आगे खर्च कर दिए इस पर्सन को, ये पर्सन फिर से क्या करेगा, कुछ पैसा अपने पास सेव करेगा, फिर बाकी पैसे क्या कर देगा, किसी और पर्सन को खर्च कर देगा। तो कुछ भी रुपए हो सकते हो। तो ये बताता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कि इनिशियली जब एक बिजनेसमैन बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो वो किसी के लिए इनकम हो जाती है, लेकिन लॉ ऐसा कहता है कि कुछ ना कुछ पैसे हम सेव करेंगे, बाकी सारे पैसे क्या कर देंगे, खर्च। जो पैसे हम खर्च करेंगे तो वो किसी दूसरे की क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के प्रोसेस को यहाँ पे समझाया गया है कि ये काम कैसे करता है, वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। कह रहा है लेट MPC 0.8, एज्यूम कर लीजिए MPC कितना है, कह रहा है 0.8। 0.8 मतलब होता है, इसको अगर हम दूसरी भाषा में बोलें, MPC कह रहा है 0.8, और इसको आप ये भी बोल सकते हो 80%। इसको आप और क्या भी बोल सकते हो, 80%। MPC मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कितना खर्च कर रहा है। तो आप खुद दिमाग लगाओ, अगर 80% वो खर्च कर रहे हैं, ठीक है, कंजम्पशन कर रहे हैं, कंजम्पशन, तो सेविंग कितनी कर रहा होगा, तो वो सेविंग कितनी कर रहा होगा, 20%। तो जिसकी भी इनकम होगी वो 20% तो सेव करेगा, बाकी सब क्या कर देगा, एक्सपेंड। तो कह रहा है इन दी गिवन एग्जांपल
सपोज देयर इज इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट बाई 100 करोड़। कह रहा है एक एग्जांपल में किसी ने कितना इन्वेस्टमेंट किया, 100 करोड़। तो इस तरीके से एक टेबल बनानी होती है। सबसे पहले डेल्टा आई, एक पर्सन सबसे पहले कितने रुपए खर्च कर रहा है, 100 करोड़। वो हमने एग्जांपल में भी दिया है। इनिशियली सबसे फर्स्ट राउंड में, राउंड 1 में, इट विल लीड टू इंक्रीज इन इनकम बाई 100 करोड़। तो ये सबसे पहले अगर खर्च करेगा तो ये किसी ना किसी की क्या बनेगी, इनकम बनेगी। किसी ना किसी के लिए क्या बनेगी, इनकम। ये पर्सन जब 100 करोड़ खर्च करेगा तो किसी के लिए इनिशियली सबसे पहले राउंड में पूरी की पूरी 100 करोड़ रुपए किसी के लिए क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। डेल्टा सी कंजम्पशन। अब कंजम्पशन कितना करना है उसने, 80%। 100 रुपए कमाए तो कितने रुपए खर्च करेगा, 80 करोड़ है, आप 80 करोड़ समझिएगा। और बताओ सेव कितना किया होगा, डेल्टा एस 20। 100 रुपए इनकम हुई, 80 रुपए तो खर्च कर दिए, 20 रुपए क्या कर दिए, सेव। अब जो पैसे खर्च करे 80 रुपए, वो राउंड 2 में ना, राउंड 2 में किसी ना किसी की इनकम हो जाएगी। राउंड 2 में किसी की क्या हो जाती है, इनकम। आपने मुझे 100 रुपए दिए, 80 रुपए मैंने खर्च कर दिए। मान लीजिए मैंने मोमो खा लिए, तो मोमो वाले की 80 रुपए इनकम हो गई। तो राउंड 2 में जो हमारा राउंड 1 में कंजम्पशन होता है, राउंड 2 में वही क्या हो जाता है, इनकम हो जाती है किसी दूसरे पर्सन की। अब प्रोसेस कह रहा है कि जितने रुपए भी जो कमाएगा उसका 80% खर्च करना है। तो 80% खर्च करना है। तो कितने रुपए इसने खर्च करे होंगे, 64। और सेविंग कितने की होगी, 60। जो इसने 64 खर्च किए वो अगले राउंड में किसी ना किसी के लिए क्या बन जाएगी, इनकम। फिर वो इसका 80% खर्च करेगा और कितना सेव कर देगा, 20%। तो 12.8 इसने सेव कर लिए, 51.2 खर्च कर दिए। तो ये जो प्रोसेस है इसी तरीके से चलते रहती है। जो ये प्रोसेस है फिर इसी तरीके से क्या होती है, चलते रहती है। तो उसके बाद हम 3 पॉइंट के बाद इस तरीके से डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, 3 लाइन के बाद फिर ऐसे ही क्या ड्रॉ कर देते हैं, डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हैं। ये प्रोसेस इसी तरीके से आगे को क्या होते रहती है, फॉलो होते रहती है। इस तरीके से ये प्रोसेस चलते रहती है। अब जब हम फाइनल टोटल करते हैं तो डेल्टा आई कितना आया, 100। डेल्टा आई कितना आया, 100। ऐसी y को भी प्लस करेंगे, 100, 80, 64 कुछ ना कुछ आएगा। तो वो वैल्यू आ गई कितनी, 500। आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर आपको 500 कैसे पता चला, तो अभी जस्ट एक्सप्लेन करता हूँ। ऐसी अब 500 रुपए अगर इनकम हो गई, 80% क्या करना है, खर्च। तो 500 का 80% कितना हो जाएगा, 400। और सेविंग्स कितनी रही होगी, 100। तो ये 500 कैसे आया, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। हमने पढ़ा था कि के का क्या फॉर्मूला होता है, के का फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। डेल्टा वाई कितना आया है, जरा ध्यान से देखो, ये डेल्टा वाई कितना आया आखिरी में फाइनली, 500। डेल्टा आई इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था, 100। तो के कितने गुना हो जाएगा हमारा ये मल्टीप्लायर। अगर कोई इंसान हमारी इकोनॉमी में 100 करोड़ खर्च करता है तो वो कितना गुना लोगों की इनकम बन जाएगी, 5 टाइम्स 500 करोड़। सर फिर वही बात, ये तो 500 और 100 आपने निकाला था, आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे 500 ही आएगा। वो ऐसे पता चला, के दो फॉर्मूले होते हैं। और के कितने फॉर्मूले होते हैं, दो। एक होता है के का फॉर्मूला 1/1 माइनस MPC, और दूसरा फॉर्मूला होता है के का 1/MPS। अब मुझे यहाँ पे क्वेश्चन ने, हमने तो सपोज किया था कि MPC की वैल्यू कितनी मान लें, 0.8 हमने सपोज किया था। ये देखिए, लेट MPC इज 0.8। तो अब हम पुट कर लेते हैं इस फॉर्मूले में, के 1/1 माइनस MPC की जगह कितनी वैल्यू रख लूं, 0.8। अब 1 में से 0.8 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 0.2। पॉइंट हटाऊंगा ऊपर क्या लग जाएगा, 0। 2 1 जा 2, 5 जा। तो ऐसे पता चला कि मुझे के कितने टाइम्स होगा, 5 टाइम्स। के कितने टाइम्स रहा होगा, 5 टाइम्स। अब मैं किसी भी फॉर्मूले में पुट कर लेता, ठीक है। एक बार ध्यान से समझना, यही फॉर्मूला फिर से लगा रहा हूं।
k इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। k कितने टाइम्स है? 5 टाइम्स, वो मैंने इस फॉर्मूले से निकाला। डेल्टा वाई मुझे नहीं पता, लेकिन डेल्टा इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो क्वेश्चन ने हमें बताया 100, इसको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो डेल्टा वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 500। इस तरीके से मुझे पता चला कि जो इनिशियली 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई थी वो चेंज होकर इनकम बन के कितने करोड़ हो गई होगी? 500 करोड़। डेल्टा सी 400, 100। अब इसको एक्सप्लेन भी करना है, यहाँ पे हमारा प्रोसेस खत्म नहीं होता है। 2 पॉइंट तक तो हो गए। देखो कह रहा है इनिशियली इट विल लीड टू इंक्रीज इन इनकम बाय 100 करोड़। सबसे पहले राउंड में वो इनकम हो जाएगी, और एमपीसी कितना है? कह रहा है 0.8। तो इसीलिए कंज्यूमर कितना स्पेंड कर देगा? 80 करोड़ ऑन कंजम्पशन, विच बिकम इनकम फॉर प्रोड्यूसर इन राउंड 2। वही 80 करोड़ राउंड 2 में किसी के लिए क्या हो जाएगी? इनकम हो जाएगी। दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू टिल, ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी कब तक? जब तक डेल्टा आई इक्वल्स टू डेल्टा एस। देखो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था? 100, और ये सेविंग्स कितनी हो गई? 100। तो ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक इन्वेस्टमेंट और सेविंग इक्वल ना हो जाए। द वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर इज इलस्ट्रेटेड विद द हेल्प ऑफ गिवन टेबल, और हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ये 4-5 नंबर में बहुत पक्का है कि ये आ जाए, या मनी एंड बैंकिंग से क्रेडिट क्रिएशन आ जाए। तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन 4 नंबर में आता ही आता है। इसको इस तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा। एक टॉपिक और करते हैं इस पार्ट में, एक टॉपिक और करते हैं, एक्स एंटे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट और एक्स पोस्ट सेविंग और इन्वेस्टमेंट। एक किसके बारे में? एक्स एंटे, और दूसरा एक्स पोस्ट। क्या होता है? एक्स एंटे प्लान्ड सेविंग होती है, और एक्स पोस्ट क्या होता है? एक्चुअल सेविंग होती है। तो पढ़ लेते हैं दोनों के बारे में, दोनों के बारे में समझ लेते हैं। एक्स एंटे कह रहा है सेविंग और इन्वेस्टमेंट दो अलग अलग चीज पढ़नी है। पहले सेविंग समझेंगे, फिर इन्वेस्टमेंट। सेविंग कौन करता है? हाउस होल्ड। द सेविंग विच आर प्लान्ड, जो सेविंग क्या कर रखी है? प्लान्ड और डिजायर और इंटेंटेड टू बी मेड बाय ऑल दी हाउस होल्ड्स। ध्यान से देखिएगा, कौन कर रहा है सेविंग? हाउस होल्ड इन दी इकोनॉमी एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड एक्स एंटे सेविंग्स। जब हाउस होल्ड प्लान करते हैं कि वो सेव करेंगे तो उसको बोलते हैं एक्स एंटे सेविंग। एक्स एंटे सेविंग करी कब जाती है? बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, स्टार्टिंग में। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट क्या होता है? आप ध्यान से समझना। विच इज प्लान्ड और डिजायर और इंटेंटेड टू बी मेड बाय ऑल द प्रोड्यूसिंग यूनिट इकोनॉमिक आर कॉल्ड एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट। जब बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि मैं इतना इन्वेस्ट करूंगा, तो उसको बोलते हैं एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट। वो भी कब की जाती है? बिगनिंग में। एक्स एंटे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट मे और मे नॉट बी इक्वल। जो एक्स एंटे सेविंग और इन्वेस्टमेंट है वो इक्वल हो भी सकती है और इक्वल नहीं भी हो सकती है। इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी टेक्स प्लेस ओनली व्हेन दीज टू आर इक्वल। इक्विलिब्रियम कब होता है किसी भी इकोनॉमी में? जब एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट और सेविंग दोनों क्या होंगी? इक्वल। तो एक्स एंटे क्या होता है? बिगिनिंग में किया जाता है। हाउस होल्ड करते हैं तो एक्स एंटे सेविंग, बिजनेसमैन करते हैं, प्रोड्यूसर करते हैं तो एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट। वो इक्वल हो भी सकती है और वो इक्वल नहीं भी हो सकती है। इक्विलिब्रियम कब आता है? जब दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। एक्स पोस्ट एक्चुअल सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। एक्चुअल सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, एक्स पोस्ट मतलब होता है एक्चुअल में। क्लियर हो गया? द सेविंग विच हैव बीन एक्चुअली सेव्ड बाय हाउस होल्ड इज कॉल्ड एक्स पोस्ट सेविंग। एक्चुअल में जब हाउस होल्ड वो सेविंग करते हैं उसको एक्स पोस्ट बोलते हैं। ये कब पता करा जाता है? इट इज मेजर्ड एट द एंड ऑफ द पीरियड। साल के आखिरी में पता चलता है कि एक्चुअल में कितनी सेविंग हुई। The investment which has actually invested by producing unit is called ex post investment. एक्चुअल में जो प्रोड्यूसर ने इन्वेस्ट किया उसे बोलते हैं एक्स पोस्ट, और वो भी कब होता है? एट द एंड ऑफ द पीरियड। ध्यान समझना, जो एक्चुअल सेविंग और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है वो ऑलवेज इक्वल इन दी इकोनॉमी। हमेशा और हमेशा वो क्या होगी? इक्वल होगी। लेकिन एक्स एंटे इक्वल हो भी सकता है और इक्वल नहीं भी हो सकता। बात समझना।
हमें क्या पढ़ना होता है सर? हमें एक्स एंटे पढ़ना होता है या हमें एक्स पोस्ट पढ़ना होता है? तो ध्यान देखिएगा, वी स्टडी, हम क्या पढ़ते हैं? एक्स एंटे, ADASCIS जो हमने सब पढ़ा सारा प्लान पढ़ते हैं, हम एक्चुअल नहीं पढ़ते हैं। हम जो प्लान की हुई चीजें हैं वो पढ़ते हैं एज पर कीन सर। तो ये बेटे सेकंड पार्ट में मैंने आप लोगों को एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन कर्व, सेविंग कर्व, फिर उसके बाद APC, MPC, APS, MPS और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, एक्स एंटे और एक्सपोज्ड, यहाँ तक डिस्कस कर लिया है। वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। बहुत जल्दी मैं आपके साथ पार्ट 3 लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच, बहुत जल्दी मिलता हूँ आपसे।